ओके, कुछ एमसीक्यूज करवाता हूँ। दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जरा प्लीज समझना। कहता है पिक द अप्रोप्रिएट करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग टैक्सेस। वैल्यू एडेड है, आईएचटी है, एनआईसीज है। उससे पहले याद करें, मैंने आपको कहा था एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की एक एग्जांपल है वैट। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के अंदर डीआरटी डायरेक्ट रेवेन्यू टैक्स है, डीसीटी डायरेक्ट कैपिटल टैक्स है। रेवेन्यू टैक्सेस में इनकम टैक्स, एनआईसीज। कैपिटल टैक्स में सीजीटी, आईएचटी। कॉरपोरेशन टैक्स, अगर कंपनी अपने प्रॉफिट्स पे कर रही है, इनकम पे कर रही है, तो कॉरपोरेशन टैक्स रेवेन्यू है। लेकिन कंपनी अपने गेन्स पे भी क्योंकि कॉरपोरेशन टैक्स पे करती है, तो कॉरपोरेशन टैक्स दोनों कैटेगरीज में फॉल करता है। इनडायरेक्ट टैक्स में एक ही एग्जांपल है वैट। इनडायरेक्ट में फर्दर रेवेन्यू या कैपिटल नहीं है, तो वैल्यू एडेड टैक्स ना कैपिटल है ना रेवेन्यू है, ना इधर है यहाँ पे। आईएचटी कैपिटल टैक्स है, ये लिखा हुआ है। कैपिटल, सॉरी, इंश्योरेंस, एनआईसी इज अ रेवेन्यू। पहली बात, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। सेकंड, इट्स अ व्हाट, रेवेन्यू। और आईएचटी इट्स अ डायरेक्ट एंड कैपिटल। एक और एमसीक्यूज जो कि रीसेंट पार, ये रिसेंटली अटेम्प्ट किया गया, ये पेपर का क्वेश्चन है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है, एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो मैं 7 एमसीक्यूज के ही करवाता हूँ, बुक 1 के अंदर लिखे हुए हैं, चैप्टर 1 के अंदर। चैप्टर 1 के अंदर कुछ बड़े मजे मजे के टर्म्स हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। वो ये हैं, यूके के अंदर एक टैक्सेशन है जिसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। कि जैसे जैसे आपकी इनकम राइज होती जाती है, टैक्स रेट बढ़ता जाता है। जैसे 37,700 तक 20%, इससे ऊपर चले गए 40, उससे ऊपर चले गए 45। तो इनकम टैक्स एग्जांपल है किसकी? प्रोग्रेसिव की। पहली बात ये डायरेक्ट टैक्स है, सेकंड बात ये एग्जांपल है किस चीज की? ये डायरेक्ट टैक्स है, सेकंड चीज ये प्रोग्रेसिव है। वैट इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन वैट का रेट 20% है, प्रोग्रेसिव नहीं है। वैट प्रोग्रेसिव नहीं है। वैट को कहा जाता है एड वैलोरम प्रिंसिपल्स, कि किसी चीज की वैल्यू के ऊपर परसेंटेज अप्लाई होना। सेल्स 1000 की है, तो 1000 का 20%, मतलब चीज 1000 की है 200 रुपए। चीज 5000 की है, 5000 का 20%, ये है ना वैट। 5000 का 20%। तो इसका मतलब है एड वैलोरम प्रिंसिपल्स क्या है? कि परसेंटेज ऑफ वैल्यू, जितने की वैल्यू है उसकी परसेंटेज, उसके ऊपर एक रेट अप्लाई होता है। इसको कहा जाता है एड वैलोरम प्रिंसिपल्स। तो वैट इज नॉट एन प्रोग्रेसिव, इट इज एन एड वैलोरम प्रिंसिपल्स। प्रोग्रेसिव और एड वैलोरम पे क्लियर है। फिर आते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन पे। रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या है दुनिया में? प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स सेम होगा। ऑपोजिट सोचो, कि जितने जितने आप अमीर होते जाओगे आपके ऊपर टैक्स का बर्डन कम होता जाएगा, मतलब उतना आपको फील नहीं होगा। जैसे कि एक नॉर्मल बंदा पेट्रोल कंज्यूम करता है, एक अमीर बंदा भी पेट्रोल कंज्यूम करता है। नॉर्मल बंदे को पेट्रोल के रेट के इंक्रीज का या उसके ऊपर जो टैक्स दे रहा है उसे फील होता है। लेकिन अमीरों को, क्योंकि उसकी इनकम राइज हो रही है, तो उससे उनको इतना फील ही नहीं पड़ता, मतलब उनका टैक्स पेड फॉल कर रहा है। देखो, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, 100 रुपए का टैक्स देता हूँ, मेरी इनकम 1000 है पेट्रोल पे फॉर एग्जाम्पल, तो 10% है। अब वो कमाई फॉर एग्जाम्पल 10,000 है, वो अगर पे करा तो उसका 1% है। तो इसका मतलब जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जा रही है उसके ऊपर जो टैक्स मेरे लिए 10% है टैक्स, वही इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है। फिर होती है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स रिमेन द सेम इररिस्पेक्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑन विच इट इज बेस्ड। जैसे 19%, 25%, ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है या आईएचटी है, अमाउंट कितनी भी हो, प्रोपोर्शन है कि 25% पे करना है, 20 पे करना है, 40 पे करना है, इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल फिक्स है, अमाउंट वेरी करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पता होने चाहिए। ये रीसेंट अपडेट किया है, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। थर्ड, टैक्स एवेजन क्या था? इलीगल। टैक्स अवॉइडेंस क्या था? लीगल। दोनों इलीगल नहीं है, ना ही दोनों इलीगल है। टैक्स अवॉइडेंस नहीं, टैक्स एविजन इलीगल है। अवॉइडेंस का मतलब है टैक्स के लॉफुल तरीकों को यूज करके अपने टैक्स को कम करना। कौन सी दो बातें टैक्स एविजन से रिगार्डिंग ट्रू है? पढ़ें एक बार, टैक्स एविजन से रिगार्डिंग कौन सी बातें सही है? टैक्स एविजन मीन टैक्स के रिजीम को यूज करके फायदा उठाना, नहीं, वो तो टैक्स अवॉइडेंस है।
हाँ, अब इंक्लूडिंग नॉट प्रोवाइडिंग एचएमआरसी को इन्फॉर्मेशन ना देना, अवेट करना। टैक्स इवेजन इज लीगल, नॉट इलीगल। टैक्स इवेजन लॉ के लूप होल्स को यूज करते नहीं, वो अवॉइडेंस है। टैक्स इवेजन इंक्लूडिंग टैक्स फ्री इंसेंटिव्स नहीं, ये अगेन टैक्स अवॉइडेंस है। हाँ, अटेम्प्ट टू अवॉइड आर रिड्यूस बाय इलीगल मींस, दो बतानी थी। टैक्स एडवाइजर से रिगार्डिंग कौन सी बात सही है, याद रखना। एज ए टैक्स एडवाइजर, आपको अगर नजर आए कि आपका क्लाइंट टैक्स एवेड कर रहा है, पहले उसे एक्सप्लेन करने हैं कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं माने तो उसे रिटर्न में बताना है। फिर ना माने तो आप अपनी प्रोफेशनल बॉडी से पूछो क्या करना चाहिए। फिर भी मसला नहीं रिजॉल्व होता तो आप रिजाइन करें। लेकिन एचएमआरसी को बताएं कि आज के बाद मैं इनका एजेंट नहीं हूँ, कंसल्टेंट नहीं हूँ। लेकिन उसके अंदर कंसल्टेंट नहीं है ये बताना है। लेकिन आया आपने क्यों एजेंट नहीं है, उसको रीजन नहीं बताना, उसको टिपिंग ऑफ है। क्यों छोड़ा, वो एचएमआरसी खुद समझदार है, खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। तो कौन सी वाली बात सही है? टैक्स एडवाइजर कैन ओनली डिस्क्लोज अबाउट द क्लाइंट टू थर्ड पार्टी विद द क्लाइंट कॉन्सेंट। नहीं, लाजमी नहीं है। क्लाइंट समटाइम कॉन्सेंट ना भी देना, अगर आपको नजर आ रहा है कोई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है, तो आपने खामोशी से जाके यूके क्राइम एजेंसी वगैरह को रिपोर्ट कर देना। उसमें आप क्लाइंट से परमिशन नहीं लोगे, वरना वो टिपिंग ऑफ हो जाएगा। टैक्स एडवाइजर नो ड्यूटी, एचएमआरसी इधर भी ड्यूटीज है। अगर अवेयर हो गया तो इरेगुलर देयर मस्ट नहीं, एचएमआरसी को डिस्क्लोज नहीं करना। एचएमआरसी को हमने नहीं बताना, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट साइन हुआ था क्लाइंट के साथ। हाँ, एज ए एडवाइजर मैंने किसी भी एक्शन में क्लाइंट को हेल्प नहीं करना, असेस नहीं करना किसी जुर्म में। 76 है। कौन से एक्शन एक्सपेक्टेड है ऑफ योर फर्म, कौन से अनएक्सेप्टेबल है? ट्रेनी अकाउंटेंट है, क्लाइंट रिफ्यूज कर रहा है चार्जेबल गेन एचएमआरसी को, बट डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा। तो क्या क्या देर आर चांसेस कि ऐसे बाहर से कहीं लाया हो, मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी कर सकते हो, रिपोर्ट करो, क्लाइंट को एडवाइस करो। अगर नहीं मानना तो सीज कर दो। लेकिन एचएमआरसी को रीजन नहीं बताना। एचएमआरसी को भाई रीजन नहीं बताना। एचएमआरसी को इन्फॉर्म एचएमआरसी ऑफ नॉन डिस्क्लोजर नहीं, वो डिस्क्लोज नहीं करा, वो उसका मतलब है, आपने एचएमआरसी को कहना आज के बाद मैं इसका एजेंट नहीं हूँ। क्लाइंट को वार्न नहीं करना कि भाई मैं तुम्हारे अगेंस्ट रिपोर्ट करूंगा, नहीं, ये टिपिंग ऑफ हो जाएगा। हाँ, बस इन्फॉर्म एचएमआरसी को देना कि आज के बाद हम इनके लिए काम नहीं करें। फिर एक कॉन्सेप्ट है लॉ के अंदर, एक्स्ट्रा स्टैचुरी कंसेशन। ये क्या है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपको पता है ना, लॉ में हर चीज पे टैक्स है। जहां पे नजर आ रहा है कि कुछ छोटे बिजनेसेस के ऊपर बहुत टैक्स के रूल्स लगाने के से उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है। मतलब दुनिया में टैक्स के रूल्स तो सबके सेम है, लेकिन एचएमआरसी के पास एक एक्स्ट्रा स्टैचुरी कंसेशन का कॉन्सेप्ट है कि केस जाता है, अगर नजर आता है कि यार वो सबके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं लेकिन किसी एक के ऊपर टैक्स लगाने के से उसके साथ हार्डशिप हो रही है, मतलब लॉ की स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन की वजह से उसको नुकसान हो रहा है, उस बेचारे के साथ अनफेयरनेस हो रही है, तो उसमें उसको रिलैक्सेशन दी जाती है। ए सही है इसका। ए सही है इसका, सही है। अब आ जाओ, ऑन पेपर रिटर्न कब जमा करवाना है? 24-25 का पेपर रिटर्न मैंने कहा था 6 महीने, मतलब 31 अक्टूबर 2025 है, सॉरी। वो नोटिफिकेशन आप चार्जेबल है। पेपर रिटर्न 31 अक्टूबर 2025, ऑनलाइन रिटर्न 31 जनवरी 2027, जिसको फाइलिंग डेट भी कहा जाता है। सी इज द करेक्ट। सी इज द करेक्ट। सॉरी, ऑपोजिट हो गया। ये लिखे ना, 24-25 है ना, 24-25 का मतलब है 6 अप्रैल 2024 से लेके 5 अप्रैल 2025। हाँ सही है, हम जल्दी जल्दी में जज्बाती हो गए। पेपर रिटर्न 31 अक्टूबर 2025, ऑनलाइन रिटर्न 31 जनवरी 2026, ए इज द करेक्ट। सेल्फ असेसमेंट रिटर्न से रिगार्डिंग कौन सी बात ट्रू है? सेल्फ असेसमेंट रिगार्डिंग, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें कि सेल्फ असेसमेंट से रिगार्डिंग कौन सी ट्रू है। याद रखना, टैक्स रिटर्न पर इंडिविजुअल कवर इनकम टैक्स, क्लास 4 आती है। क्लास 1 वगैरह जो एनआईसी है ना, वो पेई सिस्टम के जरिए पे हो जाती है। वो जो क्लास 1 एम्प्लॉय है, क्लास 1 एम्प्लॉयर है, क्लास 1 ए है, वो पे एज यू अर्न होता है, पेई सिस्टम के जरिए पे हो जाती है। क्लास 4 आता है, सीजीटी आता है, लेकिन क्लास 1 नहीं आता, गलत हो गया। इंडिविजुअल ने रिटर्न तभी जमा करवाना है अगर उन्हें नोटिस आए। नहीं, मैंने और आपने पढ़ा, हमारे ऊपर नोटिफिकेशन ऑफ चार्जेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। 5 अप्रैल के बाद 6 महीने, 5 अक्टूबर 2025 के अंदर
6 महीनों तक अगर कोई आप जिस टैक्स ईयर में कोई चीज आई है इनकम या गेन, आपने खुद भी नोटिफाई करना है, सही है, एचएमआरसी को। इंडिविजुअल विथ टैक्स पेबल ऑफ लेस देन 1000, भाई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपकी लेस देन 1000 है तो रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं, वो था पेमेंट ऑन अकाउंट, कि अगर आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स लेस पे ही 1000 से कम है तो पेमेंट ऑन अकाउंट नहीं करनी। सी सही है, कि वो इंडिविजुअल जिन्होंने रिटर्न टाइम पे जमा करवाया हुआ है तो एचएमआरसी उन्हें कैलकुलेट करके देता है टैक्स, तो ये सी इज द करेक्ट। फिर मैंने और आपने अभी पढ़ा, ये भी रिसेंट क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करने हैं दोनों ने। जॉफ्री एंड हैरियट आर कपल, कितने कब तक रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं इन्होंने, कब तक इन्होंने रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में फाइलिंग डेट के बाद 5 साल, 31 जनवरी 2026 के बाद 5 साल, विच इज 31 जनवरी 2031। लेकिन अगर आप अदर टैक्स पेयर हो तो लेटर ऑफ था 3 डेट से, फाइलिंग डेट के बाद 12 महीने, 31 जनवरी 2027, या फिर जिस दिन कंप्लायंस चेक हो गया, या जिस दिन कंप्लायंस चेक इम्पॉसिबल है, वो कंप्लायंस चेक का डेटा नहीं दिया हुआ। तो सोल ट्रेडर है, ज्वाइंटली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओन करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है बिजनेस चला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि सर ज्वाइंटली ओन करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन हैरियट तो एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ही अपना बिजनेस तो दोनों चला रहे हैं, क्योंकि दोनों बिजनेस चला रहे हैं तो ये वाला केस अप्लाई होगा दोनों पे। दोनों ने रिकॉर्ड इस 5 साल तक मेंटेन करने फाइलिंग डेट के बाद। फिर कंप्लीट सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर बिजनेस चला रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, 5 साल, 5 साल का मतलब है 60 महीने। कब से? एंड ऑफ टैक्स ईयर नहीं, फाइल फॉलोइंग फाइलिंग डेट। फाइलिंग डेट क्या होती है? एंड ऑफ टैक्स ईयर के बाद जो 31 जनवरी आती है। 31 जनवरी 2026 के बाद 5 साल तक, 31 जनवरी 2021 तक रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। फिर अमेंडमेंट, ये समझना अमेंडमेंट किससे रिगार्डिंग है, अभी मैं आपको अप्लाई करवाता हूं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट बॉक्स फ्रॉम द टेबल बिलो। 23-24 है, पेपर रिटर्न जमा करवाया है, जिस दिन जमा करवाया, देखो टाइम, पेपर रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है, आप लिखें। पेपर रिटर्न की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2000। अच्छा, ये 23-24 का डेटा दिया हुआ है, 23-24 का पिछले साल का है, 24-25 का नहीं है। 23-24 का मतलब है 6 अप्रैल 2023 से लेके 5 अप्रैल 2024। इसके बाद पिछले साल का रिटर्न क्या होगा? पेपर रिटर्न 31 अक्टूबर 2024, इसने टाइम पे जमा करवाया था, वो टाइम पे जमा करवाया था। तो मैंने और आपने पढ़ा था, अगर आप रिटर्न टाइम पे जमा करवाते हो तो कंप्लायंस चेक होता है जिस दिन जमा करवाते हो उसके 12 महीनों के अंदर। 12 महीने क्या बनेंगे? जिस दिन जमा करवाया इसके 10 अगस्त 2025, कंप्लायंस चेक तो होगा 10 अगस्त 2025 तक। लेट जमा करवाया था तो ये वाले रूल देखते। फिर अमेंडमेंट, कौन अमेंडमेंट करना चाहता है? व्हाट इज दैट? विलर्ड, विलर्ड जो इंडिविजुअल खुद टैक्स ग्रेड कब अमेंडमेंट कर सकता है? इंडिविजुअल अमेंडमेंट कर सकता है, ये रहा। इंडिविजुअल कब अमेंडमेंट कर सकता है, ये लिखा हुआ है। इंडिविजुअल ने फाइलिंग डेट, इस टैक्स ईयर की फाइलिंग डेट क्या होगी? 23-24 की फाइलिंग डेट होगी 31 जनवरी 2025। 23-24 है, 24-25 नहीं है, 23-24 की फाइलिंग डेट होगी 31 जनवरी 2025। उसके 12 महीनों के अंदर, विच इज 31 जनवरी 2026, टैक्स पेयर जमा करवा सकता है 31 जनवरी 2026। अगर एचएमआरसी होता तो जिस दिन जमा करवाया था उसके विद इन 9 मंथ्स होता, विद इन 9 मंथ्स होता। तो बी सही है यहाँ पे। फिर पेमेंट ऑन अकाउंट कितनी करनी है, नहीं करनी? इधर देखो, पेमेंट ऑन अकाउंट करनी है 24-25 की, यानी 24-25 की पेमेंट ऑन अकाउंट अब्दुल को कितने की करने की जरूरत है? उसके लिए मैंने आपको कहा था, अगर प्रीवियस ईयर की उसकी इनकम टैक्स, अगर प्रीवियस ईयर की, मैंने और आपने क्या पढ़ा, प्रीवियस ईयर की उसकी जो रेलिवेंट अमाउंट है, या प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट है वो 1000 से कम है, ये देखे ना। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स को सिर्फ देख लें, हमने क्या पढ़ा था, पेमेंट ऑन अकाउंट की हमें जरूरत ही नहीं है, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये रहा पेमेंट ऑन अकाउंट। अगर प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स और लेस पे ही 1000 से कम हो, ये देखो इनकम टैक्स और क्लास 4 मिला के ये तो 1000 से कम है,
तो इसका मतलब है पेमेंट ऑन अकाउंट करने की जरूरत ही नहीं है, डी इज द करेक्ट। ये रीसेंट अटेम्प्ट में क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस किया गया था, बड़ा मजे का है, समझना सुनना, पेपर में अक्सर रिपीट होता है ये भी। कितने की अमाउंट पेमेंट ऑन अकाउंट 24-25 की, 24-25 की पेमेंट ऑन अकाउंट पिछले साल के 23-24 की रेलिवेंट अमाउंट पे होती है। और वो रेलिवेंट अमाउंट क्या है? इनकम टैक्स प्लस क्लास 4 लेस पे। करने की ही जरूरत नहीं होती अगर ये आंसर 1,000 से कम आए या पे ही 80% है। पे ही अगर 80% कवर कर जाए, एम्प्लॉयड है, क्लास 4 और पिछले साल की 39,000 थी, 23-24 की दोनों मिला के 5,000 आपने पे किया था। तो इसका मतलब है ये 1,000 से कम नहीं है, 34,000 है। दूसरा 5,000 पे ही सिर्फ 80% नहीं है, पे ही ने 80% कवर नहीं किया प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटीज का। तो इसका मतलब पेमेंट ऑन अकाउंट जरूरत है। रेलिवेंट अमाउंट आ गई कितनी? 34,000। इसका 50% हम पेमेंट ऑन अकाउंट देंगे। 34,000 का 50%, हर पेमेंट ऑन अकाउंट कितने की होगी? 34,000 डिवाइड बाय 2, 17,000, 17,000, 17, दो पेमेंट ऑन अकाउंट जाएंगी। अगर पूछा होता बैलेंसिंग पेमेंट, तो 24-25 की इनकम टैक्स और क्लास 4 एक्चुअल लाइबिलिटी कितने की है? 51 की एक्चुअल है, दो पेमेंट ऑन अकाउंट कर दी होंगी 17,000 की। 17,000 ये गए, 17,000 ये गए, और इस साल पे ही कितना है? 6,000 का पे ही है। तो इसका मतलब है बैलेंसिंग पेमेंट 11,000 की हम पे कर देंगे, अगर पूछा होता बैलेंसिंग पेमेंट का। एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट समझा रहा है ये वाला। फिर कितने की लोएस्ट अमाउंट आप क्लेम करोगे रिड्यूस ईच आवर पेमेंट ऑन अकाउंट, कि इंटरेस्ट वगैरह चार्ज ना हो? 24-25 में मुझे नजर आ रहा है कि 24-25 की मेरी लाइबिलिटी 4,840 की होगी। अब पिछले साल की रेलिवेंट अमाउंट क्या है? 6,360। पे ही तो है नहीं। तो नॉर्मली 6,360 का हाफ करें तो हमने 23-24 की रेलिवेंट अमाउंट के हिसाब से दो पेमेंट ऑन अकाउंट करनी होती हैं, 3,180 और 3,180 की। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि अगले साल की लाइबिलिटी हमारी कम है, तो फिर कहा जाता है कि 3,180 पे करोगे तो एचएमआरसी से रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप रिड्यूस क्लेम कर लो। नजर आ रहा है कि अगले साल 4,840 होगा, कितनी रिड्यूस क्लेम करो कि इंटरेस्ट चार्ज ना हो? तो 4,840 का हाफ, विच इज गोइंग टू बी 2,420, 2,420 की पेमेंट ऑन अकाउंट क्लेम करो, आपके पर कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं होगा। फिर बैलेंसिंग पेमेंट, बैलेंसिंग पेमेंट की ड्यू डेट क्या है? बैलेंसिंग पेमेंट 31 जनवरी 2026 को होती है। 24-25 में हमारी इनकम टैक्स और सीजीटी मिला के 24-25 की एक्चुअल लाइबिलिटी, इनकम टैक्स 25,000 है, सीजीटी 5,000 है, ये हो गया 30। सही है। और पेमेंट ऑन अकाउंट 18,000 पेमेंट ऑन अकाउंट की हुई है, और 5,000 की इस साल 5,400 का पे ही भी है, 5,400 का पे ही भी है। इधर देखो, कॉन्सेप्ट समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुने। देखो आपकी इनकम टैक्स प्रीवियस 24-25 की इनकम टैक्स है 25,000, और उस 25,000 में से टैक्स डिडक्ट हो चुका है 5,400 का एट सोर्स। 25,000 में से 54 तो एट सोर्स डिडक्ट हो चुका है, 19,600, प्लस 5,000 की सीजीटी है। सीजीटी की कभी पेमेंट ऑन अकाउंट नहीं होती, 24,600 हो गए, 24,600 हो गए। आपने ऑलरेडी पेमेंट ऑन अकाउंट 18,000 की हुई है, 18,000 दो पेमेंट ऑन अकाउंट भी की हुई है, तो बैलेंसिंग पेमेंट कितने की होगी? 6,600 की। कब पे करनी है? 31 जनवरी 2026 पे, बी इज द करेक्ट। पेनल्टी वाला छोड़ दो, ये वाला भी छोड़ दो, ये मैं अभी आपको अलग से करवाता हूँ, चारों पांचों क्वेश्चन। ओके।